नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं KTV उर्दू शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के आते ही हमने कोशिश की कि हर एक प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मौसर इसलिए बनाया जाए ताकि आप घर के अंदर बैठ करके हर एक चीज़ से बाखबर हों। क्योंकि कोविड-19 एक ऐसा मर्ज़ है जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेकर के रखा है, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर देखें तो हमारे मसाइल में भी बेपनाह इजाफा ही आने वाले आयाम में भी शायद हो सकता है। और जिस हालात में हम इस वक्त लॉकडाउन के बीच में से गुजर रहे हैं, इसके बाद की ज़िंदगी कैसी होगी इस पर भी बात हम करने की कोशिश करेंगे। आज हम ज़रा एक अलग से मौजू पर बात कर रहे हैं और वो मौजू कोविड-19 की बीमारी ही नहीं बल्कि इसके महरिकात और असरात इक्तिसादियात पे क्या होंगे, हम इक्तिसादी सतह पर कहाँ पहुँचेंगे, पूरी दुनिया की जो इकानमी है वो बिल्कुल दिगर गूं होकर के रह गई है। आपने देखा कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े जो कारखाने हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, वहाँ पर करोड़ों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। और जिस अंदाज में इस वक्त इक्तिसादियात की रेशो गिर रही है और साथ साथ ये भी एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एक जहनी दबाव के बीच में, तनाव के बीच में आम इंसान की ज़िंदगी जी इस वक्त जो है वो गुजर रही है। क्योंकि सबसे बड़ा जो दारमदार होता है वो इंसान की इस चीज़ पे होता है कि अगर किसी भी मुसीबत में गिर जाता है फिर सोचता है कि जब अच्छे दिन आएंगे तो उसके बाद हम ऐसे ज़िंदगी को गुजारेंगे, ऐसे हमारी डगर चलेगी, ऐसे हमारे कारोबार चलेंगे, ऐसे हमारा निज़ाम चलेगा, तालीम चलेगी, बाकी चीज़ें चलेंगी। बहरकैफ सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम इंशाल्लाह इस लॉकडाउन से बाहर निकलें, जो ये कोरोना वायरस का इस वक्त कहर पूरी दुनिया के अंदर है, जब हम इसमें लॉकडाउन में एहतियात के बाद एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए निकले तो शुरुआत कैसे करें, कैसे ज़िंदगियां हमारी होंगी, असरात क्या होंगे। जो हमारा एक एजुकेटेड लॉट है जो जाकर के प्राइवेट सेक्टर्स में काम करता था, बाहर के मुल्कों में, रियासतों में, दूसरी जगहों में, प्राइवेट सेक्टर्स में, उन पर क्या असरात पड़ेंगे। इसलिए हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही माहिर कह सकते हैं कि इकॉनमी पर ही नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ को लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। हम बात कर रहे हैं राव फरमान अली साहब की। बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत किताबें लिखी, वर्ल्ड के बड़े बड़े सेमिनार्स में गए, अपनी बात रखी और कोशिश की कि किस तरीके से जो एक डिफेंस सिस्टम है इसको एक डगर पर ला करके पीस और प्रोसेस के बीच में चल के एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां जिंदगियां आसान हो जाएं। राव फरमान अली साहब, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी राव साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कारवान टेलीविजन में। जी राव साहब, सबसे पहला मेरा जो सवाल आपसे होगा वो ये होगा कि चूंकि आप जिन दिनों कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात करते थे, कॉन्फ्लिक्ट पर लिखा करते थे, कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जाकर के इक्तिसादियात पे बात करते थे, आज की तारीख में अब तकरीबन पूरा निज़ाम लगभग बदलना शुरू हो गया और ऐसे में आम आदमी के लिए बेबहा सवालात आ गए। हर घर के बाहर एक सवाल होगा, हर आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी जाएगी। घर से बाहर निकलेंगे, वो वाली कश्मीर, वो वाला भारत, वो वाला अमेरिका, वो वाला लंदन अब मिलने वाला नहीं है। यानी कि ज़िंदगी एक मखसूस दायरे के बीच में होंगी। दायरे कैसे होंगे, ज़िंदगियाँ कैसे गुजरेंगी और आप कुल हम इस दुनिया की सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, 1945 से लेके अब तक बहुत सी शेप्स इकोनॉमी ने ली, चाहे वो क्लोज इकोनॉमी थी, चाहे वो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी थी, चाहे हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी या कॉर्पोरेट इकोनॉमी जो थी जिसमें ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो लिबरलाइजेशन की बात कर रहे थे। तो इन दोनों ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन या जो नियो लिबरलाइजेशन थी, तो इट हैज पोज्ड पोटेंशियल थ्रेट टू द एवरी नेशन स्टेट। और जो नेशन स्टेट्स थी, जो मिलिटराइज्ड नेशन स्टेट्स थी, तो उनका क्या अप्रोच था कि दे वर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ताकि वो जो वॉर मशीनरी है उसको उन लोगों में बेचे जहाँ पे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए। दूसरी बात अहम कि जब कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस के बाद ये साबित हुआ कि जो इकोनॉमी इस वक्त है, चाहे वो अगर हम माने कि अराउंड $80 ट्रिलियन इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो ये सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल बनाने के लिए उस गया। चाहे आप देखिए जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या कहती है, चैलेंजेस क्या है फूड के हवाले से, जो फार्मर्स है, हमारे ग्रो
ग्रोवर्स है, जो इनकी इज्जत हुआ करती थी वो इज्जत नहीं रही है, क्योंकि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इट हैज कम टू द फोर। तो उसके बाद एक नई शेप ले ली और उसके बाद एक प्रोसेस चली जिसमें डोमिनेंस जो स्ट्रांगर थी और वीकर्स, तो उसमें भी जो हमारा जस्टिस सिस्टम था उसमें जो गरीब लोगों को जहां पे जस्टिस मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली। तो ये एक ओवरऑल फिनोमिनल चला वर्ल्ड ओवर। अब जब आप इम्पोर्टेंट जो आपने इशू लिया है कि जो कोविड है पोस्ट कोविड के बाद क्या होगा, तो मेरे ख्याल से क्योंकि इट इज नाउ वर्ल्ड वाइड डिजास्टर, लेकिन वर्ल्ड वाइड डिजास्टर में सबसे बड़ी बात है कि इट लिंक्स पीपल टुवर्ड्स ह्यूमनिज्म, लोगों को ह्यूमनिज्म के साथ लिंक करता है। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी भी ब्लेम गेम्स चल रही है, एक मुल्क दूसरे को ब्लेम कर रहा है, दूसरा मुल्क तीसरे को ब्लेम कर रहा है, तीसरा मुल्क चौथे को ब्लेम कर रहा है, और जो डोमिनेंस फैक्टर जो मैंने कहा कि मिलिटराइज्ड नेशन स्टेट्स है जो अपने आप को सॉवरन कहती हैं, तो दूसरे को सॉवरन नहीं होने देते हैं। तो अभी वो कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो क्या जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि जो भी वॉरिंग ग्रुप्स है या स्टेट्स हैं उनको यूनिलेटरली ले डाउन करने चाहिए अपने हथियार, और जिसको हम उसने ग्लोबल सीज फायर कहा। तो ग्लोबल सीज फायर के हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हुई, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर हुए, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स में लल हुई, तो नहीं हुई। तो अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है, अब जब आप पोस्ट कोविड की बात रहे, इट हैज posed a threat, potential threat to the every nation, चाहे वो अमेरिका की बात है जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद चाइना है जो भी सबसे दूसरी पे है, या अब पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद कोलैबोरेटिव मोड में चलेंगी। अगर कोऑपरेटिव मोड में चलेंगी इट विल बी गुड फॉर द एवरी नेशन स्टेट और हर किसी ग्रुप या सब ग्रुप्स या रीजन्स और सब रीजन्स के लिए। अगर फिर भी को पोस्ट कोविड के बाद इट विल बी बायलैटरल, यूनिलैटरल या ट्राइलेटरल, तो मुझे नहीं लगता है कि जो वर्ल्ड है वो अमन की तरफ जाएगा। अगर कोऑपरेटिव झील की तरफ जाएगा, अगर कोलैबोरेशन की तरफ जाएगा, तो उसमें हर किसी को अपना हक मिलेगा, और जब हर किसी को अपना हक मिलेगा तो मुझे लगता है कि एक अमन। तो मेरे ख्याल से जब आप पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं तो पोस्ट कोविड में इनिशियली नए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में 55 मिलियन पीपल हैव डाइड, बिल्कुल सही। उसके बाद आज तक अराउंड 90 मिलियन पीपल हैव डाइड, देयर इज नो थर्ड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल सही है। जंग तो नहीं ऐसे मैन्युफैक्चर किए गए और ऐसे भी डेमोक्रेसीज को मैनिपुलेट किया गया, ऐसे ही डेमोक्रेसीज को इंजीनियर किया गया, और ताकि जो आम लोग हैं उनका हक उसमें छीना गया। तो ये चैलेंजेस थी। अब उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए, क्या इनके जो कंसर्न्स हैं उन लोगों को जो सफर हुए उस प्रोसेस में, या उस जिसको आप कहते हैं वल्चर अप्रोच में, तो क्या उनको एड्रेस किया जाएगा पोस्ट कोविड में पहले ही से, या इनिशियली इट विल ट्रिगर, जो मैंने अभी कहा कि नए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मेरी ओपिनियन है कि पहले 2-3-4 या 1 साल तक नए कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेंगे, उसके बाद तो एक जिसको एक सस्टेनेबल प्रोसेस की तरफ जाएगा ताकि अमन आ जाएगा, और जो बेसिक इकोनॉमीज हैं उनको इज्जत मिलेगी, उनको एनकरेज किया जाएगा। देखिए हमारे प्राइवेटाइज हो रहे थे यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम किसी जगह, लेकिन अब लोग सोच रहे हैं इसको नेशनलाइज किया जाए। सही है जी। और दूसरा एजुकेशन जो बेसिक फैक्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मैं बार बार कहता हूँ, पहले हेल्थ केयर हाथों में चला गया था, जब प्राइवेट हाथों में चला गया था वो अपनी हिसाब से उसको चला रहे थे। जैसे अभी जैसे बड़ी कैजुअलिटी कोविड के आने से एक तो हेल्थ केयर हिट हुआ है, दूसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम हर किसी जगह, चाहे वो अमेरिका की हम बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, चाहे अफ्रीका की बात करें, चाहे माइटी एशिया की बात करें। जी देखिए ना फरमान अली साहब, जैसे अभी आपने कहा कि मतलब 2 वर्ल्ड की प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी, चाहे हम कितने भी अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाएं, लेकिन मॉडर्न उसको नहीं कहा जाता कि हमारे पास कितनी सोफिस्टिकेटेड लग्जरीज हैं। लग्जरीज तो तब अच्छी लगती हैं जब आप पहले तो आपकी सेहत अच्छी है, दूसरा आप न सिर्फ दिमागी तौर पर बल्कि ये कहें कि हर महाज पे आप तालीम याफ्ता हों। गो ये 2 महाज जो हैं, आपका कहने का मतलब है
कि इन महाज को जहां हम प्राइवेटाइज करने की बात करते थे या बाकी चीजें करने की बात करते थे, अब यह जरूरत पड़ती है कि इसको ग्लोबल सतह पर एक पहली इंपॉर्टेंस पे लाया जाए। मेरा अब ये देखना है कि अगर हम इस वक्त पूरे मुल्क की, अब हम भारत के अंदर आ जाते हैं, भारत के अंदर की बात करते हैं, यहां हमारे पास हेल्थ सेक्टर जो था वो इटली से काफी पीछे था या बाकी मुल्कों से पीछे था। वहीं जब हम भारत से अपने मुल्क की ही बात करते हैं या फिर अपने यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, तो यहां पर का जो हेल्थ सेक्टर है वो बिल्कुल हटके है, यानी कि वो तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। अब चूंकि हालात बदल गए, कोविड ने एक नई तालीम दे दी, एक नई शिक्षा के बीच में हमें निकलना है, नए तरीके अपनाने हैं। इस सिस्टम को कैसे कैपिटलाइज किया जाएगा, कैसे करते हैं, इस बहस में जाने के बगैर अगर हम ये देखें कि जम्मू कश्मीर पर इसका जो बराह रास्त इसको पड़ेगा असर, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री थी, बल्क में टूरिस्ट यहां पर आया करते थे, अच्छी खासी तादाद आया करती थी, लेकिन अचानक वो टूरिज्म बंद हो गया। अब वो उस तरह से फैमिलीज का आना, लोगों का आना, यहां पर जमावड़े जमा करना, वो सारा सिस्टम बदल जाएगा। हैंडीक्राफ्ट्स का जो हमारा था, बड़े बड़े शोरूम्स लगते थे, मार्केट्स लगते थे, वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। याद के दो बड़े पहलू थे दोनों, जैसे जम्मू कश्मीर का जाफरान की सनत की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर की है, मेवाजात की है, कोल्ड स्टोरेज जो इसको हमारे हैं, उनमें इसको जो हालत है, मेवा खराब हो रहा है। आपको क्या लगता है कैसे हम फौरी तौर पर इससे बाहर निकल सकते हैं? कोई तदबीर ऐसी आपके दिमाग में आ रही है? देखिए, यहाँ पर आपने सेब की बात करी या आपने हॉर्टिकल्चर की बात करी या आपने एग्रीकल्चर की बात करी जी, तो उसमें हम ऑलरेडी जो 5 अगस्त 2019 से हम ऑलरेडी लॉकडाउन में थे जी। तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर वो ऑलरेडी सफर हो रहा था बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमारा जो टूरिज्म था जो हमारी इकोनॉमी को अराउंड 8% वो कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल। टूरिज्म मीन्स पीस, पीस मीन्स टूरिज्म, तो वो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन। बिल्कुल। तो जब कॉन्फ्लिक्ट है तो क्यों कोई बंदा यहाँ पे आएगा कॉन्फ्लिक्ट एरिया में, फिर लेजर के लिए आएगा जो इसको यहाँ मिलेगा ही। मतलब उसका जो अगर कोई आपका न्यूयॉर्क से आता है, आपका दुबई से आता है, वहां तो इससे अच्छी बिल्डिंगें हैं। वो जब पहलगाम आएगा, गुलमर्ग आएगा, वही बिल्डिंगें देखेंगे तो क्या हम देते हैं। तो वो नेचर को एंजॉय करने आता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ नेचर हमेशा अमन के साथ रहता है। नेचर इज नॉट एंटी पीस, इट इज प्रो पीस। ये पहले हमने समझना है एक बात। तो ये रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट है। वंस द कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर यू विल सी द रश एंड यू विल सी द बूम इन टूरिज्म। तो टूरिज्म के साथ जब आपने हैंडीक्राफ्ट्स की बात करी, वो इसके साथ रिलेटेड, ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, लेकिन ये इसके साथ है क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है दैट कंट्रीब्यूट्स 25% ऑफ द इकोनॉमी। ओके। उसके साथ हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अराउंड, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का या हमारे लोकल का है, तो वो 5% कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी को। उसके बाद सबसे बड़ा है ट्रेड एंड कॉमर्स। और हमारा जो एग्रीकल्चर था पहले 83% है, अब वो बड़ा एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, वो एग्रीकल्चर सुकड़ गया है, वो 0 के बराबर है। 18%, 83 से फिर 18% जाना, सो इट इज अ डिजास्टर। मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो। ये हमारा ही हाल नहीं है, ये पंजाब का हाल है, ये बिहार का हाल है, ये बाकी स्टेट्स का हाल है। बिल्कुल जी। क्योंकि जब आपने कहा कि पीस के साथ जुड़ा है टूरिज्म, जी, आपने कहा कि पीस के साथ हॉर्टिकल्चर जुड़ा है, आपने कहा कि पीस के साथ हमारा हैंडीक्राफ्ट जुड़ा है। चूंकि जिस दौर के बीच में से हम चल के जा रहे थे, एक सस्टेनेबल, थोड़ा बहुत सस्टेनेबल, कि थोड़ा बहुत रोजी रोटी हर कोई कमा ही लेता था, चाहे दिन की कोई दिहाड़ी मजदूरी करता था, कोई कहीं पे रेडी लगाता था, कोई कहीं पे शाल बेच देता था, कोई कहीं पे जाकर के छोटा मोटा काम करता था। इस वक्त चूंकि हमारे पास पोस्ट कोरोना का जो सबसे बड़ा डर और खदशा है, कल की डेट में आपको क्या लगता है कि अगर हम पोस्ट कोरोना में बाहर निकलते हैं तो हमारा मयार जिंदगी क्या होगा, कैसे कश्मीर के लोग सस्टेन करेंगे और किस तरीके से यहाँ का प्राइवेट सेक्टर और यहाँ के यूथ को अपने जॉब्स को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के चलना होगा? देखिए, जहाँ हमारे यूथ, जहाँ यूथ की हमारी बल्ज है, जो ओवरऑल साउथ एशिया में है, 70% हमारा यूथ पॉपुलेशन है जी। तो
तो यूथ को मेंटली तैयार होना चाहिए कि दैट दे हैव टू बी लोकल, एक लोकल लेवल पे सर्च करनी है, एक दूसरे के बाहर करनी है, उनको एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। देखिए पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम है। तो इनिशियली जब वो एक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, देखिए हमारा मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ पे बूम मिलेगा उसको, उसमें कुछ साल लगेंगे इनिशियली, मैं पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत सी परेशानी कश्मीर के लोगों को उठानी पड़ेगी, खासकर यूथ को जी। तो इट विल बी अ बिट शेकी, वी विल बी ऑन द स्लिपरी बीच। अच्छा, तो इस हवाले से हमने ऐसे शूज इन्वेंट या डिस्कवर करने हैं जो एंटी स्लिप होंगे। ओके, अब जो बच्चे हमारे मतलब हम कह सकते हैं स्किल्ड हैं या नॉन स्किल्ड हैं जी, अब चूंकि वो दीगर रियासतों में जाया करते थे, दीगर मुल्कों में जाया करते थे, बड़े कम आसार नजर आते हैं कि फिलहाल 5 या 8 माह ऐसे बच्चों को कोई मौका मिले किसी जगह जाने का, साल भर की भी बात हो सकती है। तो बहरे कैफ यहाँ से पापी पेट है, इसका भी सवाल है। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ के बड़े बिजनेस हब्स हैं, बेशक काम उनमें कम होगा, आपको लगता है कि इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, इन इंडस्ट्रीज को, इन प्राइवेट सेक्टर्स को उस तरह के अब अपने कामकाज के तरीके बदलने होंगे कि लोकल जनरेशन जो है यहाँ की उसको ऑब्जर्व किया जाए? नहीं, जो बड़े हब्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट में ही ज्यादा उनको मिलता है। दे आर द बेनिफिशियरीज। ओके, इफ दे आर द बेनिफिशियरीज, बात है, मैं कहूंगा दे आर द बेनिफिशियरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आप उसमें जो हमारे माइक्रो लेवल पे हैं या स्मॉल इंडस्ट्रियल होल्डर्स हैं या इवन मीडियम वो भी है जी, तो जो ऐसे एंटरप्राइज हैं वो बेचारे सफर हो रहे हैं और वो सफर हो जाएंगे इनिशियली। वही मैंने कहा, मेरा कहने का या तो आप मेरे सवाल को नहीं समझे थे। मेरा कहने का मतलब था कि हमारे पास जो बिग इंस्टीट्यूशंस भी यहां पर कश्मीर के अंदर हैं, छोटे बहुत कम ही सही लेकिन हैं। मैं कहता हूं ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अपने ही बच्चों को, चूंकि दीगर रियासतों से अब बहुत कम लोग यहां आएंगे, दीगर रियासतों में हमारे लोग बहुत कम जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा चांस या ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का प्लान आएगा कि जो हमारे लोकल यूथ हैं, जो स्किल्ड हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर में, जो आईटी सेक्टर में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, बाहरी रियासतों से बेरोजगार होकर के आगे, क्या हम उनको फिलहाल एब्जॉर्व कर सकते हैं किसी जगह पर? नहीं, देखिए नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आप स्किल्ड वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो फिर हम बिहार से क्यों 5-5.5 लाख यहाँ पे लेबरर्स लाते थे? क्योंकि उनके पास स्किल था। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास वो स्किल नहीं था। अब वो स्किल हमने बरोए कार लाना है। जी, तो हमने उसको एडेप्टेशन करनी है ताकि जो 5 या 6 या 10 लाख हमारे बाहर के लेबरर्स थे उसमें हमारा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बिल्कुल कुदरती बात है, वो यहाँ पर बहुत कम आएंगे। जी। क्यों? अच्छा, वो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी है। ये जो है इसमें एक पॉजिटिव कर्व है जो थोड़ी ऑल ऑफ ए सडन ऊपर नहीं जाएगी, ये स्टेट थोड़ी ऊपर जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत फेस करनी है कश्मीर के लोगों को। इसके लिए हमने मेंटली तैयार होना है और वी हैव टू बी वेरी बोल्ड एंड ब्रेव। ओके, अच्छा, अब आप मुझे चलते चलते एक बात बता दीजिए कि राव फरमान अली से अगर मैं कहूं कि कोरोना जो है इसके बीच में आपको अब एक रिलैक्सेशन है कि आप अपने काम पे निकलिए, मुझे बताइए कि वो राव फरमान अली जो दुनिया के कोने कोने में जाकर के इक्तिसादियात पे, अमन व अमान पे बात किया करते थे, कल की डेट में अगर उन्हें शहर में या किसी बड़े कस्बे में आना पड़े तो कैसे चलेंगे और अपने दोस्तों से जब मिल के चला करते थे, अब कितनी दूरियां रखेंगे और उन दूरियों में खुलूस और मोहब्बत के क्या अंदाज होंगे? नहीं, देखिए एक तो बिहेवियरल चेंज हमने लानी पड़ेगी भाई, मतलब अटायर को चेंज करना पड़ेगा। एक न्यू नॉर्म बन जाएगा, हमने मास्क पहन के जाना ही है। मतलब ये हैंड वॉशिंग का जो हम कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स या बाकी लोकल लेवल वो भी है। और दूसरी बात उसके साथ जो मास्क अगर हमने एक न्यू नॉर्म बनाना है तो यहाँ पे भी लोकल इंडस्ट्री उस पर जनरेट हो जाएगी, छोटी माइक्रो लेवल पे। जो हमारे उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा जो हमारा विमेन folk। बिल्कुल सही है, हाँ, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन हमने उस अपॉर्चुनिटी को सीज करना पड़ेगा। वी हैव नॉट टू लेट इट आउट। अगर हमने वही किया तो एक ये बड़ी इंडस्ट्री होके बनेगी। एक दूसरा जो मैंने कहा कि बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करना है।
डिस्टेंसिंग डजंट मीन कि जो सोशल रिलेशन उनको ब्रेक करना पड़ेगा, उनको ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है उन रिलेशंस को, और एक दूसरे को मतलब मदद करने की जरूरत है। अगर मुझ में कुछ कमियां हैं इक्तिसादी लेवल से, तो मेरा हमसाया और मुझे अपने हमसाये का ख्याल रखना पड़ेगा। वी हैव टू बी स्ट्रांगली बॉन्डेड विद ईच अदर, तो तभी ये जो व्हीकल ऑफ सोसाइटी, जो व्हीकल इंजन जो ये चलेगा। ऐसे सोशल आइसोलेशन से हमारा ये मतलब नहीं है कि ब्रेक द रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप को हम ब्रेक करें, आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब एक धीमा और हल्का सा सवाल ये कि मुल्क के अंदर के लोग भी अब बहुत ज़्यादा आपने देखा कि हर कोई चाहता है कि लॉकडाउन में एक रिलैक्सेशन आ जाए, और लोग भी शायद जो 4-5-6 महीने से घरों के अंदर बैठे रहे, थोड़ा बहुत काम काज करने के बाद शायद फिर थोड़ा सैर सपाटे को भी निकलें। जो अब मैं फॉरेन टूरिज्म की बात नहीं करूँगा, आप मुझे बताइए कि लोकल टूरिस्ट से आप क्या उम्मीद रखेंगे, मुल्क के टूरिस्ट से, कि वो कश्मीर आए और किस प्रकार आए? आपको लगता है कि क्या हम उनको हैंडल कर पाएंगे? नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारा जो सेक्टर है वो सफर हो रहा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हवाले से उसको कैटर करने के लिए, बट इट विल नॉट बी सो ह्यूज। अब इकोनॉमी, इट हैज शेकन द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री, तो इंडिया भी चाहे वो 6th या 5th इकोनॉमी है, इसको भी दचका लगा है। तो मुझे नहीं लगता कि देयर विल बी अ टूरिज्म बूम इनिशियली 2020 के आखिर में या 2021 में या 2022 के बाद। अगर ऐसे पोस्ट कोविड जब इसमें कुछ किसी जगह ठहराव आ जाएगा जी, तो पोस्ट कोविड के बाद तो यही उम्मीद करेंगे कि अगर मुकम्मल ठहराव आ जाता है तो इंशाल्लाह अच्छे दिन फिर लौट के आ जाएंगे। लेकिन ये भी उम्मीद रखेंगे कि अगर एक छोटा मोटा यहाँ पर पिलग्रिमेज टाइप का टूरिज्म है या बाकी टूरिस्ट्स हैं जो यहाँ पर आया करते हैं, अगर वो धीरे धीरे आएँ एक छोटी छोटी लॉट्स में ही सही, तो थोड़ा रोज़गार चलेगा। तो क्या राव फरमान अली, हम अब ये मान के चलें कि जिस ज़िंदगी को हम जनवरी फरवरी तक जी रहे थे, जिसमें कोई कोविड नहीं था, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले आयाम में अब जो कोविड के बीच में हमारी ज़िंदगी होगी, उसमें और इस ज़िंदगी में कैसा आपको फ़र्क लगेगा? कि क्या असरात पड़ेंगे नफसियाती तौर पे उन जवानों के जो बड़े निखर करके निकला करते थे एक खूबसूरत कश्मीर के बीच में से, खूबसूरत दुनिया के बीच में से? अब क्या लगता है कि ऐसे बच्चों को इस स्ट्रेस से निकलने के लिए आप आखिरी नुस्खा क्या देना चाहेंगे? देखिए, उनको जो मतलब it will be the group therapy इनके जो उनके दोस्त हैं, friends and acquaintances, they have to make more and more relationships with them। और बाकी जो सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, थोड़ा आइसोलेशन लेनी है, थोड़ा हैंड सैनिटाइजर कैरी करना है, मास्क को साथ ले, और सबसे बड़ी बात इस पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद वी मस्ट बी एबल टू डिफाइन आवरसेल्व्स रादर देन वी आर बीइंग डिफाइंड बाय अदर्स। जब हम उस सिचुएशन में आ जाएंगे कि हम अपने आप को डिफाइन करेंगे, ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी ओवर। vis-a-vis कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। इंशाल्लाह यही उम्मीद रहेगी कि बरसगीर के अंदर अमन व अमान आएगा। अब लोग जंगों को भूल करके अमन व अमान की बात करेंगे, और उसके साथ साथ पोस्ट कोरोना जो दुनिया का एक रहन सहन का तरीका बनेगा, अल्लाह करे कि वो सबको रास आए, सबके लिए खुशहाली लेकर के आए और सब लोग इस अजाब से बाहर आए। फरमान अली साहब ने जो हमारे साथ बातें की, नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आप इस पर गौर करेंगे। राव फरमान अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने KTV उर्दू में आज अपना वक्त दिया। शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।